नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुमन गोठड़िया आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक आरोह का तीसरा अध्याय, पद्य का अध्याय है ये, पद्य भाग का। इसके कवि हैं कुंवर नारायण, जिनका परिचय पहले हम जान लेते हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956 में जो प्रकाशित हुई, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी ये इनका प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य मैंने आपको शायद बताया होगा कि काव्य के दो प्रकार होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य वो होता है जिसमें विषय से संबंधित शुरू होता है और उसी विषय से संबंधित पूरे काव्य में चलना पड़ता है, यानी वो बंधा हुआ होता है उस शीर्षक से एक तरीके से। फिर है इनके आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, ये सामान्य। फिर है इनके पुरस्कार, जो हम जान लेते हैं कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब इनको मिले हुए हैं। तो अब हम इनकी जो कविता है, इनकी दो कविताएं अपने कोर्स में लग रही हैं, जिनमें से आज पहली कविता हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है कविता के बहाने। कविता के बहाने, तो ये कविता आज हम पढ़ेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि कविता जो है वो एक कल्पना की उड़ान होती है। कविता को पढ़ करके हम कल्पनाओं में खो जाते हैं और उस कविता में जो शीर्षक होता है उस शीर्षक पर सोचने लगते हैं। तो एक तरीके से वो कविता जो है वो कल्पना की एक उड़ान होती है। वह चिड़िया के उड़ान के समान क्या करती है, नई नई कल्पनाएं हमारे दिमाग में लाती है। कविता स्वयं उड़ान भरती है, चिड़िया की तरह कविता भी क्या करती है, उड़ान भरती है। उसमें उसको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में नए नए विचार आते हैं, नए नए भाव आते हैं। और कविता की जो उड़ान होती है वो क्या होती है, असीमित होती है। चिड़िया की उड़ान क्या होती है, एक सीमा में होती है। कैसे? कविता की जो उड़ान है वो कोई और छोर नहीं है उसका, वो किधर भी जा सकती है। लेकिन चिड़िया का एक व्यापक क्षेत्र जो होता है वो नहीं होता, एक सीमित क्षेत्र होता है। वो चिड़िया क्या करती है, सिर्फ बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी वो सिर्फ बाहर भीतर और इस घर से उस घर तक उड़कर ही अपनी उड़ान जो है वो पूरी करती है, आती जाती रहती है वहीं तक। जबकि कविता की उड़ान क्या होती है, व्यापक होती है। वो क्या करती है, वो सृष्टि में किसी भी जगह उड़ान भर सकती है और उस उड़ान को वो चिड़िया जिसकी उड़ान सीमित है वो भला क्या जाने। यानी इसका आशय यह है कि पक्षी की जो उड़ान होती है वो सीमित होती है, परंतु कविता का जो क्षेत्र होता है, कविता का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक और अनंत होता है। इसलिए वो चिड़िया भला उस कविता की उड़ान को क्या जाने, क्योंकि चिड़िया की तो सीमित उड़ान है और कविता की क्या है, असीमित उड़ान है, इसलिए वो उस उड़ान को नहीं जानती। दूसरा जो अपना चरण है वो है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। चलो ये इतना करते हैं अपन। तो आगे कवि कहते हैं कि कविता क्या है, कविता फूलों की तरह खिलती है। यानी कविता इस प्रकार खिलती है, विकसित होती है, जैसे कि फूल खिलते हैं, फूल विकसित होते हैं। और फूल की तरह कविता में भी क्या होते हैं,
नए नए रंग और भाव सौंदर्य आ जाते हैं, क्योंकि फूल तरह तरह के होते हैं, तरह तरह की खुशबू होती है उनकी, तरह तरह का उनका रंग होता है। वैसे ही कविता में भी क्या है, नए नए रंग और भाव होते हैं। परंतु फूलों की एक सीमा होती है, जैसे चिड़िया की सीमा होती है वैसे फूलों की भी एक सीमा होती है। क्या सीमा होती है कि फूल सिर्फ बाहर भीतर, इधर और उधर, इस घर और उस घर, यानी थोड़ी ही दूर, उनका जो खुशबू देने का या जो उनकी सुगंध है वो क्या करता है, वो थोड़ी ही दूर तक अपनी सुगंध को फैला पाता है। परंतु वही कविता क्या करती है, अपनी जो सुगंध है वो कहीं भी बिखेर सकती है। कविता के खिलने को वह फूल नहीं समझ पाता है। फूल खिलने के बाद मुरझा भी जाता है, लेकिन कविता बिना मुरझाए भी महकती रहती है। इसलिए फूल का खिलना और सुगंध फैलाना सीमित प्रक्रिया है, लेकिन इसके विपरीत कविता क्या है, घर बाहर इधर उधर अर्थात सब जगह सब समय अपने भावों और सुगंधों को बिखेरती रहती है। अतः फूल जो है वो कविता की सुगंध बिखेरने और उसके महकने को कहाँ जान पाता है। फूल की अपनी एक सीमा होती है, जबकि कविता की कोई सीमा नहीं होती। तो इसके आगे का हम पढ़ते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो यहाँ जो है वो हम देखते हैं कि कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान है, यानी वो ना तो चिड़िया की उड़ान के समान है, ना ही फूलों की महक या फूलों की खिलने के समान है, वो बच्चों के खेल के समान है। क्यों? क्योंकि कवि क्या है, बच्चों के खेल के समान शब्द क्रीड़ा करता है। जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे कवि क्या करता है, शब्दों से खेलता है। इस प्रकार वह शब्दों के द्वारा नए नए भावों एवं मनोरम कल्पनाओं के साथ खेल खेलता है, यानी उसके अंदर नए नए भाव आते हैं। जैसे बच्चे नए नए खेल खेलते हैं वैसे कवि के दिमाग में नए नए भाव आते हैं और नई नई कल्पनाएं आती है जो मन को अच्छी लगती है। जैसे बच्चे मन को अच्छा लगने वाला खेल खेलते हैं, वैसे कवि अपने मन को अच्छे लगने वाली कल्पनाएं करता है। और जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर में आते हैं, कभी घर से बाहर भाग जाते हैं और सब घरों में एक जैसे समान रूप से खेलते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते कि ये अपना घर है, ये परायों का घर है या ये मेरा घर नहीं है, वैसे ही अपने पराये का भेदभाव नहीं रखते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि भी अपने शब्दों का जो खेल खेलते हैं उनके माध्यम से अपने हृदय में, बाहरी संसार में और अपने पराये सभी घरों में और मानवों में वो सब मनोभावों को बराबर रूप से व्यक्त करता है और सब मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार हमने इस कविता में ये पढ़ा कि कवि ने अपनी कविता को 3 रूप दिए, जिनमें से उसका साकार रूप क्या है, बच्चों के खेल के समान। 3 रूप दिए कवि ने, उनमें से तीनों रूपों में से साकार रूप कौन सा है, बच्चों के खेल के समान। किस प्रकार कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, फूलों का खिलना सीमित है, उनकी खुशबू जो है वो सीमित क्षेत्र में है, लेकिन कवि की जो कल्पना की उड़ान है, कविता की जो उड़ान है वो क्या है, बच्चों के खेल के समान असीमित, और बच्चों के खेल के समान वो अपने शब्दों से खेलता है और उनको प्रकट करता है, मनोरम कल्पनाएं करता है। और वो कवि के हृदय में भी वही भावनाएं आती है उस कविता को पढ़ने के बाद, और अन्य जो व्यक्ति पढ़ते हैं, जो भी मानव पढ़ते हैं, जो कोई भी पढ़ता है, उनके हृदय में वही भाव आते हैं। यानी समान रूप से, जैसे बच्चे हर घर में समान रूप से खेलते हैं, वैसे कवि की वो कविता जो है वो सबके हृदय में समान भाव उत्पन्न करती है। इस प्रकार कविता जो है वो बच्चों के खेल के समान साकार, यानी बच्चों के खेल से साकार होती है। चिड़िया की उड़ान और फूलों की खुशबू या सुगंध से वो साकार नहीं होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी।